Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम शरीर के एक बहुत ही पुराने, एक प्राचीन नक्शे को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा नक्शा जो समझिए हजारों साल पहले भारत में बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक रचना शारीर की, यानी कि आयुर्वेद के नजरिए से मानव शरीर की बनावट, उसकी संरचना का अध्ययन। जी हाँ, बिल्कुल, एनाटॉमी पर आयुर्वेदिक तरीके से। हाँ, और हमारे हाथ लगी है डॉक्टर सुरेंद्र गिरी और डॉक्टर अनगा गोस्वामी की एक काफी दिलचस्प विश्लेषण, जो इस विषय के विशाल दायरे को सामने रखती है। ये एक तरह से आयुर्वेद में एनाटॉमी के सिलेबस की झलक जैसी है। सही कहा, एक पूरा खाका है कि क्या क्या पढ़ा जाता है इसमें। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि इस आयुर्वेदिक नजरिए में शरीर को लेकर कितनी गहराई है और कैसा अनोखा ज्ञान छिपा है। इसमें शरीर की एकदम बुनियादी परिभाषा से लेकर माँ के पेट में बच्चे के बनने की पूरी प्रक्रिया और कुछ ऐसी खास आयुर्वेदिक बातें भी शामिल हैं जो शायद आपको चौंका दें। कुछ चीजें वाकई बहुत अलग हैं। तो चलिए इस ज्ञान के पिटारे को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आयुर्वेद शरीर को कैसे देखता है, कैसे परिभाषित करता है? एक आम समझ तो है षडंगत्वम की, यानी शरीर के 6 मुख्य हिस्से। जी, 2 हाथ, 2 पैर, धड़ और सिर, ये 6 हो गए। और फिर इन्हें और छोटे छोटे अंग प्रत्यंग में बांटा गया है। पर मेरा सवाल ये है कि ये विभाजन जानना जरूरी क्यों है? इसका क्या फायदा? देखिए, शरीर को इस तरह हिस्सों में बांटकर समझना ये सिर्फ कोई पुरानी किताबी बात नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक इलाज से है, प्रैक्टिस से है। आज भी डॉक्टर यही पूछते हैं ना कि भाई दर्द कहाँ है, किस अंग में तकलीफ है। हाँ, बिल्कुल। तो शरीर के हिस्सों की साफ समझ होना, चाहे वो बड़ा अंग हो जिसे अंग कहा या कोई छोटा हिस्सा हो जिसे प्रत्यंग कहा, ये बीमारी को पहचानने और उसका सही इलाज करने के लिए एक बुनियाद का काम करता है। अच्छा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए चीजों को ठीक ठीक समझने के लिए खास शब्द भी गढ़े गए हैं, जिसे पारिभाषिक शारीर कहते हैं। स्रोत में जैसे कूर्च, कंडरा, जाल, सीवनी, ऐसे कई शब्दों का जिक्र है। जी हाँ। जैसे एक उदाहरण लें, कंडरा। इसे हम आज के हिसाब से क्या समझ सकते हैं? टेंडन जैसा कुछ? हाँ, काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। कंडरा को आप मोटे तौर पर आज के टेंडन समझ सकते हैं, जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। तो ऐसे सटीक शब्द क्यों जरूरी थे? अलग से नाम क्यों दिया? देखिए, किसी भी विज्ञान में प्रिसिशन मतलब सटीकता बहुत जरूरी होती है। ये खास शब्द ये शरीर की बनावट और उसके काम करने के तरीके को बारीकी से समझने में मदद करते हैं। जैसे कंडरा का पता होने से यह समझना आसान होता है कि भाई मांसपेशी की ताकत हड्डी तक कैसे पहुंच रही है। ये शब्द शरीर के अलग अलग हिस्सों के आपसी ताल्लुक को भी साफ करते हैं, और ये समझना किसी भी तरह के इलाज के लिए बेहद जरूरी है। सही बात है। अच्छा, तो ये हुई शरीर की भारी बनावट की बात। अब चलते हैं जीवन की शुरुआत पर, गर्भ शरीर, यानी आयुर्वेदिक भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। जी, गर्भ शरीर। यहाँ गर्भ की परिभाषा है शुक्र यानी पुरुष बीज और आर्तव यानी स्त्री बीज या शायद मासिक धर्म रक्त, इनके मिलने की बात है। हाँ, शुक्र और आर्तव का संयोग। और गर्भावक्रांति यानी गर्भ ठहरने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक की प्रक्रिया। यहाँ एक बहुत ही मुझे तो बहुत दिलचस्प बात लगती है, आयुर्वेद में मासानुमासिक गर्भ वृद्धि का जिक्र है। यानी गर्भ का महीने दर महीने कैसे विकास होता है, इसका काफी विस्तृत ब्यौरा मिलता है। हाँ, मुझे हमेशा हैरानी होती है कि उस जमाने में बिना किसी अल्ट्रासाउंड या आधुनिक तकनीक के वो इसका इतना सटीक वर्णन कैसे कर पाए। हाँ, ये वाकई कमाल का है। आयुर्वेद बताता है कि कैसे पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व गर्भ के विकास में भूमिका निभाते हैं।
कैसे वो शरीर को आकार देते हैं, बनाते हैं। अच्छा। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प है बीज, बीज भाग और बीज भागावयव की अवधारणा। हाँ, ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं, बीज, बीज भाग। हाँ, सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब समझिए। ये है कि कैसे माता पिता के गुण उनके बीज या बीज के हिस्सों के जरिए बच्चे में आते हैं। ये आज की जेनेटिक्स की जो मूल सोच है उससे काफी मिलता जुलता है ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि ये जेनेटिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। जी, साथ ही गर्भ को पोषण कैसे मिलता है, गर्भ पोषण, अपरा यानी प्लेसेंटा कैसे बनती है, अपरा निर्मिति, और गर्भनाल, गर्भनाभि नाड़ी, उसका क्या काम है, इन सब का जिक्र मिलता है। स्रोत में ये भी लिखा है कि अलग अलग आचार्यों, मतलब पुराने विद्वानों के हिसाब से अंगों के बनने और जन्मजात कमियों या विकृतियों का भी जिक्र है। जी हाँ, अंग प्रत्यंगोत्पत्ति और गर्भ विकृति। तो ये आज की एम्ब्रियोलॉजी से कैसे जोड़ता है, जहां हम स्पर्म, एग, फर्टिलाइजेशन, फिर सेल डिवीजन जिसे विदलन कहा गया है, जर्म लेयर्स का बनना, इन सब की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पुराने ज्ञान और नए विज्ञान में गजब की समानताएं दिखती हैं, और साथ ही आयुर्वेद का अपना एक अलग नजरिया भी है। आधुनिक विज्ञान हमें माइक्रोस्कोप के लेवल पर बताता है कि स्पर्म और एग कैसे मिलते हैं, सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, वो परतें, जर्म लेयर्स कैसे बनती हैं। आयुर्वेद भी शुक्र और आर्थव के मिलने से गर्भ बनने की बात करता है, और फिर हर महीने उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं इसका बड़ा विस्तृत वर्णन करता है। पर समझाने का तरीका अलग है। हाँ, वो पंच महाभूतों और बीज या बीज भाग के जरिए से समझाता है। भाषा अलग है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, पर मूल बात वही है कि गर्भ का विकास एक क्रमिक, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें पोषण से लेके अंगों के बनने तक सब कुछ शामिल है। ये दिखाता है कि शरीर रचना की कितनी गहरी समझ बहुत पहले से मौजूद थी। कमाल है। अच्छा, गर्भ से निकलकर अब आते हैं शरीर के ढांचे पर। अस्थि शरीर यानी हड्डियों का अध्ययन। जी, ऑस्टियोलॉजी। इसमें हड्डियों की गिनती, उनके प्रकार, उनका स्वरूप कैसा है और रोजमर्रा की जिंदगी में उनका क्या काम है, व्यवहारिक पहलू, इन सब का वर्णन है। हाँ, स्रोत में आधुनिक ऑस्टियोलॉजी का भी जिक्र है। हड्डी की बनावट, प्रकार, हड्डी बनने की प्रक्रिया जिसे ऑसिफिकेशन कहते हैं, वगैरह। देखिए, हड्डियों का ज्ञान दोनों ही नजरियों से बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में हड्डियों की संख्या जानना, उनके प्रकार जानना, इससे चोट लगने पर या हड्डी की कोई बीमारी होने पर समझने में मदद मिलती थी। अच्छा। वहीं आज का विज्ञान हड्डी की बारीक बनावट, उसके बनने की प्रक्रिया, ऑसिफिकेशन, और हर एक हड्डी का ऑपरेशन या इलाज के लिहाज से क्या महत्व है, जिसे क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं, ये जानना जरूरी है। लेकिन मकसद एक ही है। हाँ, दोनों का मकसद शरीर के आधार, उसके ढांचे को समझना ही है। ठीक है। हड्डियों के बाद नंबर आता है जोड़ों का, संधि शारीर। जी, जॉइंट्स, आर्थ्रोलॉजी। इसमें जोड़ों के बारे में जानकारी है, उनकी संख्या, प्रकार और इलाज में उनका क्या महत्व है, ये बताया गया है। आयुर्वेद में जोड़ों से जुड़ी बीमारियों का भी जिक्र मिलता है। हाँ, संधि रोगों का परिचय। और आधुनिक आर्थ्रोलॉजी भी जोड़ों की बनावट, प्रकार, वो कैसे हिलते डुलते हैं, मूवमेंट्स, और खास जोड़ों का क्लिनिकल एनाटॉमी बताती है। जोड़ों के प्रकारों को समझना ये पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के चिकित्सा में गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी स्थितियों को पहचानने और उनका इलाज करने में मदद करता है। आयुर्वेद जोड़ों को उनकी हिलने डुलने की क्षमता, मतलब मोबिलिटी, और उनकी स्थिरता, स्टेबिलिटी, के आधार पर बांटता है, जो उनके क्लिनिकल महत्व को दिखाता है। और मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान जोड़ों की बारीक बनावट और वो कितना घूम सकते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन क्या है, इस पर ज्यादा ध्यान देता है, जो फिजियोथेरेपी और सर्जरी वगैरह के लिए जरूरी है। समझ गई। इसके बाद आता है स्नायु शारीर। स्रोत कहता है कि यह संभवतः लिगामेंट्स या टेंडन्स है। हाँ, स्नायु को अक्सर लिगामेंट्स और टेंडन से जोड़ा जाता है। लिगामेंट्स जो हड्डी से हड्डी जोड़ते हैं, और टेंडन्स जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। इनका क्या महत्व बताया गया है? देखिए, ये जोड़ों को स्थिरता देते हैं, गति में मदद करते हैं, तो इनका महत्व तो साफ है। स्रोत में इनकी अवधारणा और निदानिक महत्व का संक्षिप्त उल्लेख है। और फिर है पेशी शारीर, यानी हमारी मांसपेशियां, मसल्स। जी, मायोलॉजी। उनका वर्णन है, वो कैसे बनती हैं, उत्पत्ति कितने प्रकार की होती हैं, कैसी दिखती हैं, स्वरूप, क्या काम करती हैं और क्यों जरूरी हैं। बिल्कुल। आधुनिक मायोलॉजी भी यही सब बताती हैं। मांसपेशियों की बनावट, प्रकार, वो कहाँ से शुरू होती हैं, ओरिजिन, कहाँ जुड़ती हैं, इंसर्शन, उनके काम, एक्शंस, उनको कौन सी नसें कंट्रोल करती हैं, नर्व सप्लाई, और योगासन में उनकी क्या भूमिका है, ये भी। हाँ, योगासन का जिक्र दिलचस्प है। जहां तक
पेशी यानी मांसपेशियों का सवाल है, आयुर्वेद उनके बनने, प्रकार और मोटे तौर पर कामों का जिक्र करता है। आधुनिक विज्ञान थोड़ा और गहराई में जाता है। मांसपेशियों की बारीक बनावट, उनके जुड़ने के खास बिंदु, नसों से उनका कनेक्शन और उनके हर एक मूवमेंट का बारीकी से अध्ययन करता है। और योगासन वाला पॉइंट? हाँ, योगासन में मांसपेशियों की भूमिका का जिक्र ये दिखाता है कि शरीर की गतियों और मांसपेशियों के तालमेल का अध्ययन भी जरूरी माना गया। सिर्फ स्थिर संरचना नहीं, बल्कि गतिशील शरीर का अध्ययन। बिल्कुल। अच्छा, शरीर के अंदरूनी ढांचे के साथ साथ बाहरी चीजों का भी अध्ययन है, जैसे केश, बाल, दंत, दांत और नख, नाखून। जी हाँ। उनके 5 भौतिक स्वरूप की बात है, मतलब वो किन 5 तत्वों से बने हैं, उनमें पितृज स्वभाव यानी माता पिता के गुण कैसे आते हैं और बीमारियों को पहचानने में उनका क्या महत्व है। ये आयुर्वेद का एक बहुत अहम पहलू है। उसके अनुसार ये जो बाहरी लक्षण हैं, बाल, नाखून, दांत, त्वचा भी, ये हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या एकदम रूखे बेजान हैं या नाखूनों का रंग बदल गया है, वो आसानी से टूट रहे हैं या दांतों में कोई समस्या है, तो आयुर्वेद मानता है कि ये शरीर के अंदर किसी गड़बड़ी, किसी असंतुलन या बीमारी का संकेत हो सकते हैं। आयुर्वेद मानता है कि ये 5 महाभूतों से बने हैं और इन पर पैतृक गुणों का भी असर होता है। तो इनका सामान्य दिखना या असामान्य दिखना, यह वैद्य को बीमारी पकड़ने में मदद करता है। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। दिलचस्प है। चलिए, अब कुछ ऐसी खास आयुर्वेदिक अवधारणाओं पर आते हैं जो शायद थोड़ी अलग लगे सुनने में। पहला है प्रमाण शरीर। हाँ, प्रमाण शरीर। इसमें अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण का जिक्र है। ये क्या चीज है? अंगुली प्रमाण मतलब उंगली से नापना? हाँ, बिल्कुल। ये शरीर को नापने का एक देसी और बड़ा ही दिलचस्प तरीका था। अंगुली प्रमाण मतलब अपनी ही उंगली की चौड़ाई से शरीर के अलग अलग अंगों की लंबाई चौड़ाई नापना, एक तरह का स्टैंडर्ड बना लिया अपनी उंगली को। अच्छा। और अंजलि प्रमाण? अंजलि प्रमाण मतलब अपनी ही अंजुली यानी दोनों हाथों को मिलाकर जो कप जैसा बनता है, उससे शरीर के अंदर के तरल पदार्थों की मात्रा का अंदाजा लगाना, जैसे खून कितना है, कफ कितना है वगैरह। अरे वाह! सोचिए, ये एक तरह का पर्सनलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम था, जिससे वैद्य ये अंदाजा लगा सकते थे कि भाई शरीर का अनुपात सही है या नहीं, या कोई तरल पदार्थ कम या ज्यादा तो नहीं हो गया है। क्लिनिकली उपयोगी था ये तो बहुत ही अनोखा है सच में। फिर आते हैं कोष्ठ और आशय शरीर पर। कोष्ठ यानी शरीर की गुहाएं, कैविटीज। हाँ, कोष्ठ मतलब शरीर के बड़े खोखले हिस्से, जैसे हमारी छाती की कैविटी वक्ष गुहा और पेट की कैविटी उदर गुहा। और कोष्ठांग? कोष्ठांग मतलब इन गुहाओं के अंदर रहने वाले अंग, जैसे छाती में दिल, फेफड़े, पेट में लिवर, स्प्लीन, आंतें वगैरह। ठीक है। और आशय? आशय मतलब घर या बर्तन जैसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आशय उन जगहों या बर्तनों को कहते हैं जहां शरीर के दोष जैसे वात, पित्त, कफ, धातु यानी उतक या मल यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए ठहरते हैं या जमा होते हैं। जैसे आमाशय यानी पेट, जहां खाना कुछ देर रहता है। पक्वाशय यानी आंतें, जहां पचा हुआ खाना रहता है। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, जहां पेशाब जमा होता है। रक्ताशय, जहां खून रहता है, जैसे लिवर, स्प्लीन। तो शरीर के अंदर ये पूरी ज्योग्राफी समझना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर से गंदगी बाहर निकालने जैसी क्रियाओं को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ रहती है, कहाँ से गुजरती है। समझ गई। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं सिरा, धमनी और स्रोतस। ये क्या है? क्या ये सिर्फ नसें और धमनियां हैं? देखिए, सिरा और धमनी का वर्णन काफी हद तक आज की नसों यानी वेन्स और धमनियों यानी आर्टरीज जैसा है, जो खून लाने ले जाने का काम करती हैं। स्रोतस में सिरावेद का भी जिक्र है। जी हाँ, सिरावेद यानी वेन्यूपंक्चर या ब्लड लेटिंग, नस से खून निकालने की एक पुरानी चिकित्सा प्रक्रिया। लेकिन स्रोतस की जो अवधारणा है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और आयुर्वेद के लिए बहुत ही खास, बहुत सेंट्रल है। अच्छा, कैसे? स्रोतस सिर्फ खून की नलियां नहीं है, ये शरीर के अंदर परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, संचार यानी कम्युनिकेशन और परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन के सभी छोटे बड़े रास्ते हैं, चैनल्स कह सकते हैं। जैसे अन्नवाह स्रोतस, जो खाना पचाने और पोषण पहुंचाने का रास्ता है। प्राणवाह स्रोतस, जो सांस लेने और ऑक्सीजन पहुंचाने का रास्ता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा। उदकवाह स्रोतस, जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने का रास्ता है। मतलब हर काम के लिए एक चैनल सिस्टम। हाँ, मोटे तौर पर ऐसे कई स्रोतस बताए गए हैं। मलवह स्रोतस, वेस्ट एलिमिनेशन, स्वेदवह स्रोतस, स्वेट वगैरह। ये सिर्फ फिजिकल ट्यूब्स नहीं हैं, ये फंक्शनल पाथवेज हैं। तो ये स्रोतस इतने जरूरी क्यों हैं? आयुर्वेद में इनका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि स्वास्थ्य तभी बना रहता है जब ये सभी स्रोतस ठीक से काम कर रहे हों, उनमें कोई रुकावट या गड़बड़ी ना हो, वो खुले हों और अपना काम सही से कर रहे हों। अगर किसी स्रोतस में रुकावट आती है, ब्लॉकेज होता है या वो ठीक से काम नहीं करता, जिसे स्रोतोदुष्टि कहते हैं, तो उससे जुड़े अंग या शारीरिक क्रिया प्रभावित होती है और बीमारी पैदा होती है। अच्छा, तो बीमारी की जड़ स्रोतस में हो सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने के लिए स्रोतस की समझ आयुर्वेद में केंद्रीय महत्व रखती है। ये शरीर को एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह देखती है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है इन चैनल्स के जरिए। ये वाकई एक बहुत ही अलग और गहरी सोच है। स्रोतस के बाद है कला शारीर, मतलब झिल्लियां या परतें। हाँ, कला शरीर को आप शरीर के अंदर की महीन झिल्लियों या परतों की तरह सोच सकते हैं, जैसे प्याज की परतें होती है ना। हाँ। ये शरीर के अलग अलग अंगों, धातुओं यानी ऊतकों और आशयों जैसे पेट या आंत के बीच में होती हैं, लाइनिंग्स या मेम्ब्रेन्स जैसी। इनका काम क्या है? सिर्फ अलग करना? नहीं, सिर्फ अलग करना या रक्षा करना ही नहीं, ये कुछ खास काम भी करती हैं, जैसे कुछ रसों को बनाना, सिक्रीशन, या सोखना, एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारे पेट के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो एक तरह की श्लेष्मधारा कला है। शरीर की अंदरूनी व्यवस्था को, अंगों के आपसी संबंध को समझने के लिए ये कलाएं जरूरी हैं। ठीक है। फिर है इंद्रिय शरीर, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स। हाँ, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। सुनने की शक्ति, कान; स्पर्श, त्वचा; देखने, आंख; स्वाद, जीभ; और सूंघने, नाक की शक्ति। और कर्मेंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। बोलने की शक्ति, वाणी; पकड़ने की, हाथ; चलने की, पैर; मल त्याग की, गुदा; और प्रजनन की, जननांग। 10 हो गईं। पर इसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि आयुर्वेद मन को भी एक इंद्रिय मानता है, 11वीं इंद्रिय, जिसे उभय इंद्रिय कहा गया है। उभय इंद्रिय मतलब दोनों काम करने वाली? हाँ, यानी जो ज्ञान लेने ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर और कर्म करने कर्मेंद्रियों को निर्देश देकर दोनों में भूमिका निभाता है और एक तरह से सबको कंट्रोल करता है। अच्छा, मन को भी इंद्रिय माना है? जी, ये आयुर्वेद के होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण को दिखाता है, जहां मन और शरीर को अलग अलग नहीं माना जाता, बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ समझा जाता है। स्रोत में इन इंद्रियों की जो अंग हैं, अधिष्ठान, जैसे कान, आंख, नाक, उनकी आयुर्वेदिक संरचना का भी वर्णन है। इसके बाद त्वचा शरीर का भी जिक्र है, स्किन का अध्ययन। हाँ, त्वचा शरीर आयुर्वेद में त्वचा की 7 परतें मानी गई हैं और हर परत का अपना अलग काम और बीमारियों से रिश्ता बताया गया है। 7 परतें? मॉडर्न साइंस तो 3 ही मानती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाँ, ये आयुर्वेद का अपना वर्गीकरण है जो शायद फंक्शनल आधार पर ज्यादा हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि त्वचा का स्वास्थ्य सीधे सीधे शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य से जुड़ा माना जाता है। खासकर रस धातु, मोटे तौर पर प्लाज्मा या लिम्फ समझ सकते हैं, और रक्त धातु यानी खून से। त्वचा पर दिखने वाले बदलाव, जैसे उसका रंग, रूखापन या कोई दाने निकलना, फुंसी होना, ये अंदरूनी दोषों या धातुओं में आई गड़बड़ी का संकेत हो सकते हैं। तो त्वचा सिर्फ बाहरी कवर नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये स्वास्थ्य का एक जरूरी सूचक है, एक इंडिकेटर है। और अब एक बहुत ही चर्चित और कई बार रहस्यमयी समझा जाने वाला विषय, मर्म शरीर, यानी शरीर के वाइटल पॉइंट्स या महत्वपूर्ण बिंदु। ये क्या है? मर्म बिंदु, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये शरीर पर ऐसी खास जगह हैं जहां पर आयुर्वेद के अनुसार मांसपेशियां, पेशी, नसें, सिरा, लिगामेंट टेंडेंस, स्नायु, हड्डियां, अस्थि और जोड़, संधि, ये 5 संरचनाएं आकर मिलती हैं। अच्छा, जंक्शन पॉइंट्स। हाँ, एक तरह से जंक्शन पॉइंट्स, और ये बहुत संवेदनशील, बहुत नाजुक जगह होती हैं। इन पर अगर गहरी चोट लग जाए, आघात हो जाए, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दर्द, अपंगता, यहां तक कि मौत भी। बाप रे, कितने होते हैं ये? आयुर्वेद में ऐसे 107 मर्म बिंदु बताए गए हैं और उन्हें उनकी जगह के हिसाब से, जैसे हाथ पैर में,
पेट छाती में, पीठ में, गर्दन सिर में, उनकी बनावट के हिसाब से कि वहाँ मांसपेशी प्रमुख है या हड्डी या जोड़, और चोट लगने पर क्या असर होगा, जैसे तुरंत मृत्युकारक या बाद में तकलीफ देने वाले, इस आधार पर बांटा गया है। तो ये सिर्फ खतरे की जगह हैं जिनसे बचना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका ज्ञान सिर्फ खतरे से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि इलाज के लिए भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज करके या कुछ और खास तकनीकों से रोगों का उपचार भी किया जा सकता है। इन्हें उत्तेजित करके शरीर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। ये कुछ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर जैसा लग रहा है। हाँ, सतही तौर पर वैसा लग सकता है, पर ये आयुर्वेद के अपने ढांचे, अपनी समझ और अपने सिद्धांतों पर आधारित है। इसका अपना एक पूरा विज्ञान है। और इसमें त्रिमर्म का भी जिक्र है। जी हाँ, त्रिमर्म। इन 107 में से 3 मर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जीवन के लिए एकदम जरूरी। ये हैं सिर में स्थित अधिपति मर्म, छाती में हृदय मर्म और पेट के निचले हिस्से में बस्ती मर्म, जो ब्लैडर एरिया से जुड़ा है। इन पर चोट लगना प्राणघातक माना जाता है। समझ गया। तो हमने आयुर्वेद की अपनी खास संरचनात्मक समझ देखी, षडंग, गर्भ का विकास, हड्डी जोड़, मांसपेशी, और फिर ये बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट्स जैसे स्रोतस, कला और मर्म। अब देखते हैं कि स्रोत सामग्री आधुनिक चिकित्सा की शारीरिक प्रणालियों को इस ज्ञान से कैसे जोड़ती है। स्रोत में कई सिस्टम्स का जिक्र है। हाँ, ये भी इस विश्लेषण का एक अहम हिस्सा है। स्रोत में आधुनिक एनाटॉमी के जो सिस्टम्स हैं, उनका भी समावेश दिखता है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नसें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, CSF वगैरह। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, और उनकी हिस्टोलॉजी भी। हिस्टोलॉजी? हाँ। मतलब ऊतक विज्ञान? जी, ऊतकों की माइक्रोस्कोपिक बनावट। फिर लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, शरीर की सफाई और इम्यून सिस्टम से जुड़ा नेटवर्क। श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक, एयरवेज, फेफड़े, प्लूरा, डायाफ्राम, और अंगों की हिस्टोलॉजी। हर सिस्टम के साथ हिस्टोलॉजी का जिक्र है। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। फिर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के हिस्से, सारे पाचन अंग, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, पेरिटोनियम, और इनकी भी हिस्टोलॉजी। हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल, खून की नलियां, पेरिकार्डियम, और हृदय की हिस्टोलॉजी। अच्छा। मूत्र प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम, गुर्दे, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा, और अंगों की हिस्टोलॉजी। प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष और महिला प्रजनन अंग, ग्रंथियां, और उनकी भी हिस्टोलॉजी। और आखिर में संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा की विस्तृत बनावट और उनके क्लिनिकल पहलू। तो इस पूरी लिस्ट का क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ मॉडर्न एनाटॉमी को सिलेबस में जोड़ देना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ कॉपी पेस्ट जैसा है। ये दिखाता है कि आयुर्वेदिक रचना शरीर के अध्ययन में समय के साथ आधुनिक ज्ञान को भी समाहित करने का, इंटीग्रेट करने का प्रयास हुआ है। हर सिस्टम के अंगों का नाम, उनकी बनावट और उनका क्लिनिकल महत्व यानी इलाज के लिहाज से क्या अहमियत है, इसका जिक्र है। और हिस्टोलॉजी पे इतना जोर क्यों? अंगों के ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी का बार बार उल्लेख ये दिखाता है कि संरचना का सिर्फ मोटा मोटा नहीं, बल्कि सूक्ष्म अध्ययन भी अपेक्षित था या है। ये सिर्फ सतही लिस्ट नहीं लगती, बल्कि गहराई में जाके समझने की कोशिश दिखाता है। तो ये प्राचीन और आधुनिक का संगम है। हाँ, कह सकते हैं। हो सकता है आयुर्वेद इन सिस्टम्स को अपने स्रोतस या दोषों के नजरिए से भी देखता हो। स्रोतस में दोषों का सीधा उल्लेख नहीं है इस संदर्भ में, लेकिन इस तरह का इंटीग्रेशन ज्ञान को ज्यादा व्यापक और समकालीन बनाता है। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक संरचनात्मक समझ को जोड़ने की एक कोशिश नजर आती है। तो हमने देखा कि आयुर्वेदिक रचना शरीर का कैनवस कितना बड़ा है। शरीर की परिभाषा से लेकर गर्भ के विकास, हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों, फिर मर्म और स्रोतस जैसे एकदम खास आयुर्वेदिक विचारों तक, और आखिर में आधुनिक शारीरिक प्रणालियों के समावेश तक। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये सब जानने का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि शरीर की ये जो विस्तृत और व्यवस्थित समझ है, यही आयुर्वेद में रोगों को पहचानने यानी निदान करने और उनका इलाज करने यानी चिकित्सा का आधार बनती है। ये सिर्फ शरीर के पुर्जों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उनके काम, उनके आपसी रिश्ते और स्वास्थ्य व बीमारी में उनकी क्या भूमिका है, इसकी एक गहरी होलिस्टिक समझ है। ये परिभाषाओं से शुरू होती है, फिर गर्भ के विकास, शरीर के ढांचे, अंदरूनी अंगों, वो ऊर्जा बिंदु यानी मर्म, परिवहन के रास्ते यानी स्रोतस और आधुनिक प्रणालियों तक फैली हैं। ये हजारों साल की सूक्ष्म दृष्टि
अवलोकन और अनुभव से निकला ज्ञान है, जिसे समय के साथ और व्यवस्थित किया गया है और आधुनिक ज्ञान से जोड़ा भी गया है। और जाते जाते, जैसा हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। शरीर की इस पूरी बनावट को जानने के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आयुर्वेद सिर्फ अलग-अलग हिस्सों को नहीं देखता, बल्कि उनके आपसी तालमेल और संतुलन को कितना जरूरी मानता है। कैसे शरीर का एक छोटा सा बाहरी हिस्सा, जैसे नाखून का रंग या बालों की सेहत, हमारे अंदरूनी अंगों या धातुओं या उन अदृश्य से लगने वाले स्रोतस के स्वास्थ्य के बारे में कुछ बता सकता है। हाँ, ये जुड़ाव ही आयुर्वेद की खूबसूरती है। इस जुड़ाव के बारे में सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सोचते रहिए।